नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ यूपीएसआई 2016-17 का 15 दिसंबर का आपका फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। ठीक है, उसको जो हम ध्यान से देखेंगे और हम एक एक सवाल को बहुत अच्छे से देखेंगे और पता करेंगे कि कौन से सवाल कहाँ से आए और किस आपको कैसा मेंटल लेवल होना चाहिए उस सवाल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नहीं तो आप सवाल आता हुआ भी गलत कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के साथ यही होता है कि उनको आता सब कुछ है, लेकिन वो एग्जाम टाइम में इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि वो वहाँ पर गलत करके बैठ जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। और उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कौन से सवाल जो है किस टॉपिक से आए हैं और कैसे बनाए गए हैं। तो पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का डैश संसद को यह अधिकार देता है कि वह उपयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके और वर्तमान राज्यों के इलाकों, सीमाओं और नामों को परिवर्तन कर सके। मेरी वीडियो देखी जाके आप। ठीक है, जिस वीडियो में मैंने आपको यह बताया कि जो है अनुच्छेद 2, ठीक, अनुच्छेद 2 जो है और 2 अनुच्छेद 1, 2, 3, इन तीनों को मैंने पढ़ाया उसमें अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। देखिए, वैसे तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3, लेकिन अब मैं आपको समझा रहा हूं अनुच्छेद 2 का क्या मतलब होता है। देखिए, आर्टिकल 2 ये कहता है कि भारत में जो भी जगह नहीं है, मतलब जो ऐसे क्षेत्र जो भारत में अभी नहीं है, मान लीजिए भारत कल को किसी क्षेत्र पर कब्जा करता है या कोई देश, मान लीजिए भूटान, ये कह देता है कि भाई हम स्वेच्छा से जो है भारत में मिलना चाहते हैं, तो भारत में अनुच्छेद 2 के तहत वो मिलेगा। मतलब ऐसे क्षेत्र जो भारत में सम्मिलित नहीं है, लेकिन वो अगर भारत में आते हैं तो वो अनुच्छेद 2 के तहत वो आएंगे। और यदि भारत में कोई ऐसा स्टेट है, कोई राज्य है, कोई क्षेत्र ऐसा है जो पहले से ही भारत में मौजूद है और उसके क्षेत्र में हम उसके क्षेत्र को बढ़ाते हैं, ठीक है, या घटाते हैं या उसके नाम में चेंज करते हैं, ठीक है, कुछ भी अगर हम करते हैं वो अनुच्छेद 3 के तहत ही आपका किया जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे ये कह रहा है कि भाई मुद्रास्फीति जनित, ठीक है, मुद्रास्फीति जनित, मुद्रास्फीति का क्या मतलब होता है? मुद्रास्फीति का मतलब होता है इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन जनित मंदी डैश वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, मतलब जीडीपी, इसके बारे में आपने न्यूज चैनल में बहुत सुना होगा। ठीक है, और बढ़ती कीमत के स्तर का एक संयोजन है। ठीक, अब ये क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है कि मुद्रास्फीति जनित मंदी जो होती है वो जीडीपी, मतलब जीडीपी घटता है या जीडीपी मजबूत होने पर या जीडीपी बढ़ने पर या परिवर्तित होने पर, इस तरीके की जो मंदी होती है वो आपका पैदा होती है। तो वो कब होती है? तो जब आपका जो है जीडीपी जो है वो घट रही हो और आपका कीमत, ठीक है, वैल्यू आपकी बढ़ रही हो, तब ये जो स्थिति है यह उत्पन्न होती है। और ये स्थिति कब उत्पन्न हुई? 2019 के करीब जो है ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। कोरोना से पहले आप सिर्फ यही समझ रहे थे कि मंदी आ रही है, मंदी आ रही है। क्यों? लोगों के पास, मतलब फैक्ट्रियों के पास, फैक्ट्री जो होती हैं, ठीक है, फैक्ट्री के पास सामान तो बहुत पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है उनके पास, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। क्यों खरीदने वाला नहीं है? लोगों के पास जो पैसा था उसकी वास्तविक मूल्य खत्म हो गया। जैसे आपने अपने मम्मी पापा से या फिर आपने जो बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि यार जो चीज पहले 1 रुपए की मिल जाती थी, आज वही चीज 10 रुपए की मिलती है। क्यों? क्योंकि रुपए का मूल्य, वास्तविक मूल्य जो है, उसकी इंटरनल वैल्यू जो है वो घट चुकी है। ठीक है, इसीलिए वही चीज जो है वो महंगी मिल रही है। तो ये जो स्थिति उत्पन्न होती है ये आपका उत्पन्न होती है जब आपका जीडीपी गिर रहा होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ये आपका क्वेश्चन आ रखा है इकोनॉमिक्स से। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन आपका सीधे सीधे पॉलिटी से था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वास्तुकारों, ठीक है, में से किसने राजा बिंबिसार का महल बनाया था? ये किसी ने पढ़ा भी नहीं होगा तब भी वो कर लेगा। कैसे कर लेगा? देखिए ध्यान से। कालाशोक खुद एक राजा थे। राजा जो हैं वो राजा बिंबिसार के वास्तुकार नहीं हो सकते। ठीक है, उदयन वो भी एक राजा थे, तो वो भी वास्तुकार नहीं हो सकते। शुद्धोधन, ये भाई जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, गौतम बुद्ध उनके पिताजी थे। महागोविंद, ये सिंगल बचते हैं, यही आंसर है आपका। ठीक, देख लिया आपने किस तरीके से, आपका सिंपल तरीके से आप जो है इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन ये कह रहा है किस न्यायिक मामले में, मैंने आपसे बार बार कहा है कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ा करो। ये जो तीसरा क्वेश्चन गया था ये आपका था एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास से। किस न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कलात्मक स्वतंत्रता, ठीक है, कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर
महात्मा गांधी जैसे किसी ऐतिहासिक रूप से सम्मानित व्यक्तित्व के विरुद्ध असभ्य शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि क्रिएटिविटी के नाम पे, ठीक है, क्रिएटिविटी के नाम पे, या फिर आजकल देखा होगा आपने कुछ मीम्स चल रही हैं, ठीक है, कि उसमें गांधी जी का फोटो लगा देते हैं और उसमें कुछ भी लिख देते हैं। तो ये क्रिएटिविटी जो है ये ठीक नहीं है, ये असभ्य है, क्योंकि वो एक महात्मा गांधी जो थे वो एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, बहुत ही जो हमारे देश के जो गिने चुने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं उनमें आते हैं वो। तो ये किस वाद में आपका जो कहा गया था, ठीक है, तो ये कहा गया था आपका देवीदास बनाम महाराष्ट्र राज्य। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्यों आया है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि ये जो निर्णय था 2015 का था। ठीक है, तो उस समय ये बहुत न्यूज में था जब ये पेपर चल रहा था। ठीक है, 2000 आपका 17 दिसंबर में पेपर हुआ है, तो ये 2015 में आया था, फिर उसके बाद फिर एक बार ये मुद्दा उठा था 2016 में, फिर ठीक है, फिर 2017 में एक बार फिर मुद्दा उठा था। इस वजह से इसको करंट से भी मान सकते हैं और इसको वाद में भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वाद था। ठीक है, वाद, अब जैसे इस पे बहुत सारे बच्चे घबरा रहते हैं कि वाद का क्या होगा। ठीक है भाई, वाद जो है वो बहुत ज्यादा टफ है, ये है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। गिनती के आपको जो है 40 वाद ध्यान में रखने, वो भी ध्यान में रखने, याद नहीं करने। ठीक है, और वो भी ध्यान में रखने की मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, वो टॉपिक पकड़िए जिसमें आप कमजोर हैं या फिर जिसमें सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। वो टॉपिक मत पकड़िए जिसमें आपको पढ़ना आता है, क्वेश्चन 4 आ रहे हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर से एक क्वेश्चन आ रहा है इकोनॉमिक्स से। ठीक है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ रहा है, ये कह रहे हैं एमएटी मतलब मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स मतलब न्यूनतम वैकल्पिक कर डैश पर लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है? ग्रीनफील्ड कंपनियों पर। आप एक एक करके इसको देखेंगे भी। ठीक है, ब्राउनफील्ड कंपनियों पर, जीवन बीमा व्यवसाय, शून्य कंपनियों पर। यह लगाया जाता है आपका शून्य कंपनियों पर। शून्य कंपनियां कौन सी होती हैं? ऐसी कंपनियां जो मुनाफा तो कमाती हैं, उस मुनाफे पे नॉर्मल क्या होता है? टैक्स देना पड़ता है। लेकिन ये जो कंपनियां होती हैं मुनाफा कमाती हैं, लेकिन इनको छूट इतनी दी जाती है कि ये टैक्सेशन के ब्रैकेट में आ ही नहीं पाती, तो इन पर क्या लगाया जाता है? इन पर मैट लगा दिया जाता है। अब ये ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड कंपनियां क्या होती हैं, जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा, घबराइए बिल्कुल मत। इकोनॉमिक्स जो है, देखिए, ये जिन्होंने इकोनॉमिक्स कभी नहीं पढ़ी उनके लिए बहुत टफ क्वेश्चन है, और जिन्होंने थोड़ी बहुत भी पढ़ी उनको पता है कितना हलवा क्वेश्चन है ये। बिल्कुल बेसिक इकोनॉमिक्स का अगर आप पढ़ के चले जाएंगे तो भी आप कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन ये कह रहे हैं भाई कि छोटी आंत में छोटी उंगली की तरह निकला हुआ हिस्सा जो निगले हुए भोजन के पोषक तत्वों का अवशोषण करता है को डैश कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा विली। ठीक है, ये आपका सीधे बायो से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार एक राज्य सरकार को वापस बहाल कर दिया जिसे केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था? ठीक है, जब आपका जो है जब मैं इमरजेंसी पढ़ाऊंगा आपको, इमरजेंसी, ठीक है, आपातकाल की जब मैं क्लास लूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा 352, 356, 360, 365 ये 4 आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है और इन 4 आर्टिकलों में क्या क्या होता है। 352 में आपका नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में आपका लगता है जिसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन जिसको बोला जाता है। और 360 में आपका वित्तीय आपातकाल। इन तीनों, इनमें क्या क्या होता है ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ इतना बता दूंगा। 365 में क्या होता है ये बहुत लड़कों को नहीं पता होता है। 365 का मतलब ये होता है कि यदि केंद्र सरकार द्वारा दिया गया कोई भी ऑर्डर जो कि संवैधानिक रूप से वो ऑर्डर है, ठीक, और अगर उसको राज्य सरकार मानने के लिए मना कर देती है तो 356 के तहत राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। 8वां क्वेश्चन आपका है डैश एक प्रकार का लोगों पर कपटपूर्ण मनोवैज्ञानिक आक्रमण जिसमें यह दावा किया जाता है कि अगर उपयोगकर्ता बैनर, ठीक है, बैनर, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट या लिंक पर क्लिक करे तो उसको इतना ऑफर दिया जाएगा। आपने कभी वेबसाइट पे देखा होगा, यहाँ साइड में आता है कि ठीक है 1 करोड़ या 1 लाख ऐसे करके आपका इनाम, यहाँ क्लिक करें। तो ये क्या होता है? ये बेंटिंग होती है, इसको बेंटिंग कहते हैं। ठीक है, जब कंप्यूटर का आपका मैं क्लास लूंगा कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बताऊंगा, बहुत सतही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो उसमें सारी डिटेल में बता दूंगा। एक लाइन की डेफिनेशन है, फिशिंग क्या होता है, मॉलवेयर क्या होता है, ठीक है, प्रीटेक्स्टिंग क्या होता है, ये सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। 9वां क्वेश्चन लेते हैं। 9वां क्वेश्चन सीधे आ रहा है आपका, ये आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन था। ठीक है, 9वां क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन है आपका सीधा पॉलिटी से। ठीक,
डैश को चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, चंडीगढ़ क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी में जो होते हैं वो प्रशासक होते हैं, वहां जो शासन करते हैं वो प्रशासक होते हैं, जो कि केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होते हैं। ठीक है, तो पंजाब का जो राज्यपाल होता है वही चंडीगढ़ का प्रशासक होता है, इतना आप ध्यान ले लीजिए। ठीक, सब आपको जो है उसमें पढ़ा दिया जाएगा। बाकी जो मैंने क्लासेस मैंने जो ले रखी हैं उसमें देखिए, जीएस के लिए मैंने जितना भी मटेरियल डाला, चाहे वो जेल वार्डन के लिए है, चाहे वो यूपीएसआई के लिए है, किसी के लिए भी है, आप उस सबको पढ़िए, क्योंकि जीएस में सब इंपॉर्टेंट होता है। जीएस किसी भी एग्जाम के लिए अलग नहीं होती है, जो कहता है जीएस अलग होती है तो वो बेवकूफ बना रहा है। 10th, भूजल के कौन से खनिज प्रदूषण, ठीक है, मिनरल जो प्रदूषण होते हैं, मिनरल जो पॉल्यूशन होता है, ठीक है, के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये पढ़ा होगा आपने, ये भी बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये नाइट्रेट के कारण होता है। इसके कारण क्या होता है, जो बच्चा होता है ये पानी से जो है नाइट्रेट की उसमें जो वो होती है मात्रा वो ज्यादा हो जाती है, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी बॉडी में नीलापन हो जाता है, उनकी बॉडी में नीला नीला हो जाता है। 11वां क्वेश्चन, ठीक है, ये सीधा क्वेश्चन आ रहा है आपका पॉलिटी से। अब आप देखते जाना, पॉलिटी से रिलेटेड जितना हुआ बना रखा है जीएस का, वो कितने आपके जो है आराम से आप कर सकते हो। निम्नलिखित विकल्पों में से किस आधार को, इसके लिए जो है मैंने मूल अधिकार की जो वीडियो बनाई है, मूल अधिकार के लिए संविधान की वीडियो, वो आप देख लीजिए आगे। प्लेलिस्ट आप लोग जरूर चेक कर लीजिए करिए, प्लेलिस्ट में मैंने बकायदा सारी चीजें अच्छे से मैनेज कर रखी हैं, प्लेलिस्ट जरूर देखिए। प्लेलिस्ट के बारे में आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। संविधान के किसी अनुच्छेद के साथ गलत तरीके से जोड़ा गया। अब आपको जब तक ये चारों नहीं पता तब तक आप हमेशा गलती करके आओगे। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 बिल्कुल सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 11-13 बिल्कुल गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत दे रखा है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है वो होता है 25 से लेके 28 तक। समानता का अधिकार 14 से लेके 28 बिल्कुल गलत दे रखा है, 14 से लेके 18 होता है। ठीक, इसलिए इसका आंसर बी एंड सी हो जाएगा। चिंता मत करिए, बोर्ड ने भी आंसर बी एंड सी दिए थे। ठीक है, बोर्ड ने तो किसी किसी क्वेश्चन में 3-3 आंसर दे रखे हैं, वो आप टेंशन मत लीजिए। स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से 22 बिल्कुल सही दे रखा है। ठीक, अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर। किस वर्ष मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था? कितना सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक, इसका आंसर आपका दे रखा है 1993। ये पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मानवाधिकार आयोग, ठीक है, मानवाधिकार आयोग, उसमें केंद्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, वो डिटेल में पढ़ाऊंगा, तब आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। ये क्वेश्चन करंट से आ रहा है, 2016 का करंट था ये, इससे कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आगे है, निम्न में से 14वां क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से कौन सा आयकर से संबंधित नहीं है? इनकम टैक्स। ठीक है, अब ये लोग कहेंगे ये मूल विधि से है। ठीक है, मूल विधि से है। मूल विधि लोग मैंने देखा कि मतलब इतना डेप्थ में पढ़ा रहे हैं मूल विधि, जैसे जब ट्रेनिंग में जाकर एक सब इंस्पेक्टर पढ़ता है ना 12 महीने तक, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और 50 तरीके के एक्ट उसे पढ़ा दिए जाते हैं, उस तरीके के लोग जो है मूल विधि पढ़ा रहे हैं। ठीक, लेकिन आप खुद देखिए ये क्वेश्चन मूल विधि से है, इनकम टैक्स आपका सिलेबस में है, उसके बाद संबंधित नहीं है। जब आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे ना, तो इनकम टैक्स में मात्र 10 धाराएं ऐसी हैं जो आपको पढ़नी है। ये बेसिक क्वेश्चन है आयकर का, जो कि नॉर्मल लोगों को पता होना चाहिए। फॉर्म 16 होता है, बिल्कुल होता है। फॉर्म 80C होता है, बिल्कुल होता है, जिसके तहत आप रिबेट मांगते हो। ठीक है, जिसके तहत आपको 1.5 लाख की रिबेट मिलती है, छूट मिलती है। ITR 5 इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, ITR बिल्कुल सही है। वैट, ये वैट नहीं है। वैट एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स वैट। ठीक है, वैल्यू एडिड टैक्स इसका फुल फॉर्म होती थी। वैट को हटाकर इस बार जीएसटी लाया गया है। अभी इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनको मैं आपको बताऊंगा जब इकोनॉमिक्स की क्लास लूंगा। ठीक है, 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश भारत सरकार की एक अति विशिष्ट तकनीकी खुफिया जानकारी एकत्रीकरण संस्था है जो उड्डयन, रिमोट सेंसिंग, सूचना एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, साइबर सुरक्षा, कूटलिपि प्रणाली इत्यादि के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी क्षमताएं विकसित करता है। ये क्वेश्चन था मिसलेनियस का। ठीक है, इसको कोई नहीं कर पाएगा। जो इसमें सिर्फ और सिर्फ तुक्का मारा जा सकता है, कोशिश करिए तुक्के से बचिए, क्योंकि उसमें जो है आपको फिर एक तरीके से नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन तब भी आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है नॉर्मलाइजेशन की वजह से। वो मैं आपको 1-2 दिन में मैं डिटेल में वीडियो डालने वाला हूं, नॉर्मलाइजेशन का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है
एक बच्चा जो 120 क्वेश्चन करके आया उसमें 110 ठीक करता है, एक बच्चा जो 140 क्वेश्चन करके आया उसमें 20 गलत करके 120 ठीक करता है, और कैसे वो 140 वाले के नंबर कट करके जो है 120 वाले से कम हो जाते हैं, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इसका आंसर जो है वो आपका है, इसमें दे रखा है आपका नेशनल नेटवर्क ट्रैफिक विश्लेषण, राष्ट्रीय नेशनल आपका खुफिया ग्रिड, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान, और इसका दे रखा है आपका राष्ट्रीय क्रांति, आपका जो है इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। 15वां, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, ये आपका क्वेश्चन आ रहा है मॉडर्न हिस्ट्री से, मतलब आधुनिक भारत का इतिहास। 1925 में हुआ था, एम.एन. रॉय ने इसकी उद्घाटना करी थी, एम.एन. रॉय ने कानपुर में। ठीक है, उसके बाद आ रहा है आपका 17वां क्वेश्चन, भारत के बजट का नाम लेते ही ये क्वेश्चन पॉलिटी से आ जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें बजट का वैल्यू नहीं पूछी है, नहीं तो इकोनॉमिक्स हो जाता है, इसमें बजट का प्रक्रिया पूछी है। लोकसभा में बजट पर बहस 2 चरण में होती है, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा में वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, अब ये क्या है, ये लोगों को बहुत नया लगेगा। देखिए बजट जो एक ये शब्द है ना, ये संविधान में कहीं है ही नहीं, संविधान में ये शब्द का उल्लेख है ही नहीं बजट का। बजट की जगह ये लिखा हुआ वार्षिक वित्तीय विवरण, ये लिखा हुआ उसकी जगह, जिसको कि हम बोलचाल की भाषा में बजट बोलते हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं कि वित्त मंत्री के भाषण के समापन पर वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट राज्यसभा की मेज पर रखा जाता है। बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर है आपका डी। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। आगे चलते हैं, 18वां क्वेश्चन। ये देखिए, ये करंट का क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कोरिया पर्यटन, ये करंट का क्वेश्चन है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, क्योंकि करंट बदलते रहते हैं। 19वां क्वेश्चन, त्वरित न्याय का अधिकार, मतलब त्वरित मतलब होता है तुरंत, न्याय का अधिकार एक ऐसा मौलिक अधिकार है जिसकी गारंटी जीवन के अधिकार। देखिए मैंने आपसे क्या बोला, आर्टिकल 21, ये एक ऐसा आर्टिकल है जिसका नाम तो है जीवन का अधिकार। ठीक है, जीवन का अधिकार, लेकिन इसमें दुनिया भर की जितनी भी एक मनुष्य को सही तरीके से, ठीक है, सही तरीके से एक जीने के लिए, एक स्वस्थ जीवन, एक पौष्टिक जीवन जीने के लिए जो एक चीजें चाहिए होती हैं, वो आर्टिकल 21 में दे दी गई है। आपको याद होगा, अब जैसे इसमें क्या दिया, इसमें फिर से वाद आ गया, फिर से बच्चे घबराने शुरू कर देंगे। ठीक, ये भी एक इंपॉर्टेंट वाद है। ठीक है, आप इंपॉर्टेंट वाद पढ़ने शुरू कर देंगे ना तो लाखों में तो वाद हो जाएंगे, लेकिन सारे नहीं पढ़ने आपको। ये कह रहे हैं कि त्वरित न्याय का अधिकार जिसको जीवन के अधिकार के तहत मान्यता दी गई, वो किस जनहित याचिका के कारण दी गई थी। ठीक है, ये कौन सी जनहित याचिका के कारण दी गई थी, तो इसका आंसर है आपका हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य। ठीक है, अब इतना पढ़ लिया, अब ये समझ लीजिए आर्टिकल 21। वाद कौन कौन से आते हैं, पहले तो आपको वाद देखने पड़ेंगे जो इंपॉर्टेंट वाद जो करंट में चल रहे हैं, जैसे निंद्रा का अधिकार, निंद्रा का अधिकार। ठीक, ये किसमें है, क्वेश्चन आ जाए निंद्रा का अधिकार किसमें, सीधे आर्टिकल 21 में लगा देना, क्योंकि बिना नींद के आदमी जीवित नहीं रह सकता है। आपको याद होगा बाबा रामदेव के ऊपर जब रात्रि में लाठीचार्ज किया गया था, शायद 2011 या 12 के करीब की कोई घटना है। ठीक है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी, सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका गई, याचिका में यह कहा गया कि रात्रि में यदि आप किसी मतलब राज्य, यह ऐसा नहीं कि कोई आदमी गया और किसी आदमी को रात में जगा दिया तो आप चले जाओ, कि नहीं, राज्य मतलब सरकार किसी भी व्यक्ति को रात में या फिर किसी भी आपकी ऐसा समापन शांतिपूर्ण तरीके से समापन, वो आपका एक सभा हो रही थी उसमें रात में सब सो रहे थे और रात में आके उन्होंने लाठीचार्ज कर दिया, ये जीवन के अधिकार के विरुद्ध हो जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि ये करंट से आ रहा है आपका 20 नवंबर 2017 को भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 21वां, संसद आ गया, मतलब पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देखते जाइए पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। संसद के किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए, बहुत ही सावधानी से पढ़ना, ना होते हुए अधिकतम कितने समय के लिए कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर रह सकता है। कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि संसद के 2 भाग, मैंने संसद वाली वीडियो में आपको बता चुका हूं, जाके तुरंत देखिए। संसद के आपकी 2 उसमें सभाएं होती हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, यदि कोई भी सदस्य, कोई भी व्यक्ति ना तो लोकसभा का सदस्य है ना राज्यसभा का सदस्य है, और यदि उसको किसी मंत्री पद पर बैठा दिया जाता है केंद्र सरकार में, तो वो कितने महीने तक उस पर बैठ सकता है। तो दोस्तों उसको 6 महीने के अंदर अंदर किसी एक सदन की, लोकसभा या राज्यसभा की, उसको जो है सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। ठीक है, 22वां क्वेश्चन,
22वां क्वेश्चन कह रहा है कि गन्ना उपज प्रति हेक्टेयर, याद रखिए इसको ध्यान से, प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक है किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु में है। और सबसे ज्यादा ओवरऑल प्रोडक्शन, सबसे ज्यादा उत्पादन अगर आ जाएगा तो वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ये पर हेक्टेयर की बात कर रहा है, ठीक है। 23वें क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि 1953 से लेकर 1967 के बीच किस सत्याग्रह आंदोलन ने छोटे किसानों को आह्वान किया कि वे उस निजी जमीनों में प्रवेश कर स्वयं अनाज उगाने का जोखिम उठाएं जो खेती बाड़ी में कोई रुचि न रखने वाला हो। ये मिसलेनियस में क्वेश्चन है। ये आपको जो है कोई कहता है कि ये क्वेश्चन जो है मैंने पढ़ के किया है, पॉसिबल नहीं है, हो सकता है पढ़ के कर दिया हो, लेकिन ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये नॉर्मल तरीके से जब हम पढ़ाई करते हैं, जब हम डेप्थ में पढ़ाई करने जाते हैं, ये चीज जो है जल्दी से निकल के नहीं आ जाती, क्योंकि ये जो है आजादी के बाद की बात कर रहा है और मुख्यतः लोग 1947 तक ही हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। तो वैसे इसका आंसर है पारदी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये कह रहे हैं कि भाई 24वां क्वेश्चन आपका साइंस से आ रहा है, वो भी आपका केमिस्ट्री से। ये कह रहे हैं कि, और इसको आप एनवायरमेंट में भी ले सकते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट में भी आपका जो है पॉल्यूशन वाला चैप्टर दे रखा है। तो गाड़ियों में मिलावटी ईंधन इस्तेमाल करने से निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अधिक होता है। ये कह रहे हैं कि अगर गाड़ियों में जो ईंधन मतलब पेट्रोल डीजल वगैरह जो होता है उसमें अगर मिलावट कर दी जाए तो कौन सा उत्सर्जन, कौन सी गैसें या फिर कौन सा उत्सर्जन सबसे ज्यादा अधिक होगा। तो देखिए हाइड्रोकार्बन से होते ही होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता ही है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं निकलता, ये आपका निकलता है फ्रिज से, ठीक है, फ्रिज से, एसी से, ये इनसे निकलता है, ये मोटर गाड़ियों से सीएफसी नहीं निकलती। तो इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। 25वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान, सीधा आ गया तो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित प्रतिलिपियां, मतलब मूल हस्तलिखित मतलब जो हाथ से, पहला संविधान जो हाथ से लिखा गया था वो कहां रखा गया है। 3 मूर्ति भवन, ये इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि ये नेहरू जी का, जब नेहरू जी जिंदा थे, प्रधानमंत्री के पद पर थे, तो उनका ये बंगला हुआ करता था। राष्ट्रपति भवन इसमें नहीं है, राष्ट्रीय संग्रहालय इसमें नहीं है, संसद का पुस्तकालय इसमें आपका जो है रखा गया है। 26वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें गंगा आ गई, तो मतलब ज्योग्राफी, गंगा नदी बहती है। इतना बेसिक क्वेश्चन है, अगर इसको कोई पढ़ेगा भी नहीं ना तब भी ये कर लेगा। देखिए ये कह रहे हैं कि कौन से राज्य में गंगा नदी नहीं बहती है। पश्चिम बंगाल में बहती है, उत्तराखंड में बहती है, बिहार में बहती है, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल अलग हटके उत्तर पूर्वी है, उसमें नहीं बहती। इसमें कौन सी बहती है आपकी, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 27वें क्वेश्चन पर आते हैं। 27वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय, फिर पॉलिटी से क्वेश्चन, संघ सूची के अंतर्गत आता है। मैंने आपको बताया है कि 3 तरीके की सूचियां होती हैं, मैं आपको जब आगे अच्छे से बताऊंगा तब बताऊंगा आपको मैं। संघ सूची, राज्य सूची, और एक तीसरी होती है समवर्ती सूची। संघ सूची में ऐसे विषय रखे जाते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। राज्य सूची में ऐसे विषय होते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। और समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जिन पर आपका जो है कानून बनाने का अधिकार संसद को भी होता है और राज्य विधानमंडल को भी होता है। लेकिन यदि समवर्ती सूची में कोई विषय पर कानून संसद और राज्य विधानमंडल दोनों बना लेते हैं तो संसद का कानून मान्य होता है। अब ये कह रहे हैं कि कौन सा विषय ऐसा है जो कि संघ सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें आपका है, देखिए नीचे से पढ़ते हैं, वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा, ये आपका समवर्ती सूची में है। जनसंख्या नियंत्रण, ये भी नहीं है। श्रमिक संघ, औद्योगिक श्रम विवाद, ये नहीं है। ये आपका बीमा जो है ये आपका संघ सूची का है, बाकी ये दोनों आपके राज्य सूची के हैं। तो आंसर हो गया आपका ए। फिर है 28 में कह रहे हैं कि हाथी परियोजना, ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चन है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका 1992। हाथी परियोजना भारत में कब शुरू की गई थी, तो 1992 में की गई थी। फिर ये कह रहे हैं 29 क्वेश्चन है, सतर्कता की दृष्टि से सरकारी संगठनों से जुड़े निर्माण कार्य की तकनीकी लेखा परीक्षा करने का भार डैश पर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग पर ही होता है। इसकी जो लेखा परीक्षा होती है वो कैग नहीं करता, मतलब सीएजी नहीं करता है। ये जब सीएजी आपको पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि सीएजी के हाथ में कौन कौन सी पावर्स नहीं है। फिर ये 30वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात,
ठीक है, ये उष्ण कटिबंधीय शब्द क्या होता है ये आपको ज्योग्राफी में मैं बताऊंगा। चक्रवात सब जानते हैं। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात दुनिया में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। दुनिया में किस भाग में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है? सबसे पहले देखते हैं, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो चक्रवात आते हैं उनको विली विली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, विली विली के नाम से। अटलांटिक, फिर यह पश्चिमी हिंद महासागर में नहीं जाना जाता इसको। ठीक है, तो हरिकेन जो है वो आपका पश्चिमी प्रशांत महासागर में नहीं होता है। ठीक, पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसको नहीं बोलते हैं, तो अटलांटिक महासागर जो है इसी में इसको हरिकेन बोला जाता है। ठीक है, हरिकेन। आगे बढ़ते हैं। 31वां क्वेश्चन कह रहा है कि विधान परिषद के संख्या बल, मतलब मैंने आपको बताया विधान मंडल। ठीक है, विधान मंडल। अब इसके दो भाग, विधान सभा, दूसरा भाग विधान परिषद। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, ये विधानमंडल जो होता है ये इसके दो भाग होते हैं। ये दोनों भाग हर राज्य में नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। ठीक, लेकिन मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा है। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये कह रहे हैं कि विधानसभा का जो संख्या बल होता है, नंबर ऑफ वहां पर जो एमएलसी बैठते हैं, ठीक है, एमएलसी और एमएलए, जो एमएलए होते हैं वो विधानसभा के सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमएलसी जो होते हैं वो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि विधान परिषद के संख्या बल के संबंध में कौन सा सही है? विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या, टोटल जो संख्या होती है विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मतलब जो विधानसभा में, इस सभा में मान लीजिए 300 सदस्य हैं, तो विधान परिषद की जो संख्या होगी वो 100 से ज्यादा नहीं होगी, 1/3 कह रहे हैं ना। और विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं होगी। मतलब मैक्सिमम, अगर किसी स्टेट में किसी विधानसभा में 300 सीटें हैं तो मैक्सिमम 100 सीटें विधान परिषद की हो सकती हैं और मिनिमम 40 हो सकती हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों सही हैं। फिर 32वां जो है वो आपका है, कौन सा क्षेत्र भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मतलब एफडीआई के तहत प्रतिबंधित नहीं है? चिट फंड प्रतिबंधित है, हस्तांतरणीय विकास अधिकारियों में व्यापार ये भी प्रतिबंधित है, सिगार ये भी, चाय बागान जो है ये प्रतिबंधित नहीं है एफडीआई के तहत। ये आपका क्वेश्चन आ रहा है इकोनॉमिक्स से। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन गया ये आपका पॉलिटी से रिलेटेड था। आगे बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन कह रहा है, ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कि 2017 में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर 34, भारतीय दंड संहिता, ये आगे आपका मूल विधि। आईपीसी की कौन सी धारा यह कहती है कि दंड की अवधियों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य माना जाएगा? मतलब ये बोला जाता है ना कि आपको सजा दी जाती है आजीवन कारावास। ठीक है, तो आजीवन कारावास का क्या मतलब होता है? आजीवन कारावास का मतलब ये नहीं होता कि वो जिंदगी भर जेल में रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि वो 20 साल, आजीवन कारावास को 20 साल माना जाता है। ठीक है, और ये किस धारा में दिया गया है? ठीक है, तो ये सेक्शन 57 में ये दिया गया है आपका। अब इसमें घबराने की, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, ठीक है, ये तीनों जो हैं इसमें आपको 50-50 इतनी धाराएं जो हैं आपको याद करनी है। ठीक है, बहुत सिंपल है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, जब प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा ना कि 307, 302, 317 क्या होती हैं, जो आप डेली बेसिस पे सुनते आ रहे हो कि ये लूट डकैती। ठीक है, लूट डकैती में क्या अंतर होता है? चोरी, लूट, डकैती, ये 3 शब्द हैं आईपीसी में और इनके लिए धाराएं अलग अलग हैं। इनके लिए आपका जो है मानक भी अलग अलग हैं कि किस चीज को आप डकैती कहोगे, किस चीज को चोरी कहोगे, किस चीज को लूट कहोगे, ये अंतर है। 35वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सी मेमोरी की इकाई है जिसके पास अधिकतम भंडारण मतलब स्टोरेज क्षमता होती है? एमबी, उसके ऊपर आती है जीबी, फिर उसके ऊपर आती है आपका टीबी, टीबी मतलब टेराबाइट,
ऐसे समझ लीजिए, MB, फिर GB, फिर TB, फिर PB, ठीक है ना। एक 1024 MB जो होता है वो एक GB हो जाता है, फिर 1024 GB जो होता है वो एक TB हो जाता है, और 1000 TB जो होता है वो आपका एक PB हो जाता है, पेटाबाइट। 36 क्वेश्चन। 36 में कह रहा है अन्य सभी प्रशासनिक सेवाओं की तुलना में डैश के परिवीक्षार्थी, मतलब जो सिलेक्टेड लोग होते हैं, में अपने प्रशिक्षण मतलब जो आपका ट्रेनिंग होती है कि में अधिकतर हिस्सा भ्रमण में गुजारते हैं। ये बहुत कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, ये कहीं आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। मैं आपसे ये कहूं कि पॉलिटी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये आपका बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, देखो करना कैसा था। IAS नहीं, ये भ्रमण सिर्फ इनका जो है मुश्किल से 1 महीने का भ्रमण होता है, उसके बाद नहीं करते। IPS इनका भी 1 महीने का भ्रमण होता है, उसके बाद ये अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर में चले जाते हैं। IES इनका भ्रमण से कोई मतलब ही नहीं है। फिर बचते हैं IFS, ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस। भाई इनका काम ही घूमने का है यार, इनको पता नहीं कितने देशों में रहना है जाके एम्बेसडर के रूप में, ठीक है, वहां पर काम करना है, देश को रिप्रेजेंट करना है। तो IFS जो होता है वो सबसे ज्यादा इनको घुमाया जाता है। इनकी ट्रेनिंग भी लगभग 15 महीने की होती है। 37वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य भारतीय संविधान, देखिए फिर आ गया पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। तभी तो मैं आपसे चिक चिक के ये बोलता रहता हूं कि पॉलिटी कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए। GS में घबराने की कोई जरूरत नहीं है, 50 से 60% सिलेबस पॉलिटी करते ही हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व मतलब DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि भाई राज्य अपनी नीति, ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से जो आपका 2 पॉइंट दे रखे हैं वो क्या DPSP के अंतर्गत आते हैं। तो राज्य अपनी नीति का विशिष्ट इस प्रकार संचालन करेगा कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। बिल्कुल सही बात है, ये दे रखा है। पुरुष और स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के सुकुमार अवस्था, ठीक है, सुकुमार अवस्था मतलब जो बिल्कुल शुरुआती अवस्था होती है, क्या दुरुपयोग ना हो, और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार ना करने पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल हो। यह आर्टिकल 39 में दे रखा है, आप जाके मेरी DPSP वाली वीडियो देख लीजिए, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका C, ठीक, इसका आंसर आपका हो जाएगा C। आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहे हैं भाई 38 क्वेश्चन है। 38 क्वेश्चन ये कह रहे हैं डैश वर्ष 1992 में गठित एक वैधानिक निकाय एवं शीर्ष राष्ट्र स्तरीय संगठन है जिसके पास महिलाओं, बहुत ध्यान से पढ़िए, कॉमन सेंस क्वेश्चन है, कहीं नहीं मिलेगा आपको, महिलाओं के हितों की रक्षा संवर्धन करने का शासन आदेश है, ठीक। तो कॉमन सेंस है इसमें, सीधा सीधा लगा दो, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग, आपने कभी सुना होगा कि महिलाओं से संबंधित कोई भी अगर क्राइम होता है, हीनस क्राइम होता है, तो कहा नहीं जाता, आपको समाचारों में सुना होगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है उस घटना स्थल पर पहुंची, ठीक। 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पद्धति से किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता, सीधे सीधे चले जाइए नागरिकता में, आप देख लीजिए जाके वीडियो, ठीक है, नागरिकता रद्द नहीं हो सकती। देखिए मैं आपसे इतना बताना चाहता हूं कि आप जो मैं संविधान की वीडियो डाल रहा हूं आप उसको देखते रहिए। संविधान में किसी भी तरीके की घबराने की जरूरत नहीं है, एक भी टॉपिक का एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा जिससे आपका सवाल वहां पर आप ना कर सको, ठीक। GS से रिलेटेड कोई भी, GS हिंदी दोनों जो है आपके इस तरीके से मैं करवा दूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ बार बार कह रहा हूं, सिर्फ मैं आपको इतना पढ़ा सकता हूं कि आप सब इंस्पेक्टर बन सके, मैं आपको इतना नहीं पढ़ा सकता, ठीक है, जो कि आजकल जो है नॉर्मल तरीके से धंधा चल गया है। मैं आपको इतना नहीं पढ़ा सकता कि जिससे कि आप जो है एक जो है संविधान वेत्ता बन जाए, टीवी चैनल पे जाके बड़ी बड़ी डिबेटें करें, मैं इतना नहीं पढ़ा सकता। मैं इतना पढ़ा सकता हूं कि आप जो है 2 स्टार लगा सके अपने कंधों पर, ठीक है, इतना आपका मैं पढ़ा दूंगा आपको। तो ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी पद्धति है जिससे किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं हो सकती। यह है देशीकरण, ठीक है, देशीकरण जो है उसमें आपकी नहीं होगी, नहीं तो त्याग मतलब खुद त्याग कर दें, समाप्त हो जाना, वंचन हो जाना, ठीक है, ये मैंने डिटेल में आपको बता रखा है, उसमें आप जाके देख लीजिए। 40 क्वेश्चन कह रहा है कि इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है। मैंने आपको बताया कि एक वीडियो और एक PDF आपको दी जाएगी, लेकिन अभी नहीं, ठीक है, मैं आपको समय से ही दूंगा चीजों को, ठीक। ये आपके कह रहे हैं कि इस यातायात का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ है आपका C, आगे गार्ड रहित रेलवे क्रॉसिंग है। इसका आंसर ये हो जाएगा, सिंपल सा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं थी।
तो दोस्तों ये आपका सेट हो गया। इसी तरीके से मैं डेली बेसिस पे आपके सेट लेके आऊंगा, ठीक है। और उसमें मैं आपको डिटेल में चीजें बताऊंगा, समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से चीजें करनी है और कैसे लेवल के क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक। अपने ऊपर भरोसा रखिए, जरूर रखिए। इस बार मैंने आपको क्या बोला, हर बार मैं यही बोलता हूं, इस बार नहीं बने तो कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आई है, नहीं आई है, नहीं आई है, ठीक। कहीं भी एक जगह देखिए, अब आपकी मजबूरी है कि आप किसी भी फिजिकल कोचिंग में नहीं जा सकते, ठीक। फिजिकल कोचिंग में नहीं जा सकते क्योंकि सारी कोचिंग सेंटर बंद है। तो आपकी मजबूरी है कि कोई एक या दो यूट्यूब चैनल ऐसे पकड़ लीजिए जो कि आपका कल्याण करवा सकें। बार बार हर जगह 50 जगह मत घूमिए, ठीक। उससे क्या होगा, अंत समय तक आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होगा और आप सिर्फ कंफ्यूजन के अलावा दूसरी चीज नहीं लिए बैठेंगे। तो अगर आपको, हाँ, मैं बात कर रहा था प्लेलिस्ट की। देखिए, यूपीएसआई प्रिपरेशन करके एक प्लेलिस्ट है, यूपीएसआई ऑल इंफॉर्मेशन करके एक प्लेलिस्ट है, फिर है यूपीएसआई वर्क। इसमें मैंने यूपीएसआई मतलब जितने भी तरीके की सिविल पुलिस, एफएसएसओ काम जो भी होता है उनका, प्लाटून कमांडर, सब मैंने इसमें प्लेलिस्ट में डाल रखा है। यूपीएसआई ऑल इंफॉर्मेशन में मैंने पीएटी, पीएसटी, एज वगैरह इन सब की वीडियो डाल रखी है। यूपीएसआई प्रिपरेशन में प्रिपरेशन को आपको किस तरीके से करना है वो वीडियो डाल रखी है। तो आप जाके चैनल पे जाके आप जो है प्लेलिस्ट में जाया करिए, ठीक है। वहां पे जाके आप देख लीजिए, वहीं पर एक संविधान की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक। वहीं पर आपको जो है हिस्ट्री की, इन सब की कुछ कुछ मैंने वीडियो डाली है। आगे आने वाले समय में मैं टारगेट जो है यूपीएसआई करके ही डालूंगा, सिर्फ यूपीएसआई के लिए। गोपनीय सहायक का अगर एग्जाम होता है तो आप जीएस इसी से पढ़ते रहिए, अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी कोई भी, क्योंकि गोपनीय सहायक का एग्जाम भी अनाउंस हो चुका है, ठीक है, वो भी होना है। तो अगर आपको कोई भी तरीके की, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत है, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप टेलीग्राम पे जुड़िए। और टेलीग्राम में जाने के बाद उसी में ही एक है एग्जाम बुक टॉक करके एक और है। तो उसको मैंने इसलिए बनाया कि आप लोग आपस में भी अपनी बातचीत कर सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।